हेलो फ्रेंड्स, रेलवे एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट 3 का अभ्यास करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पे विभिन्न परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। तो आइए उसके बारे में पहले जान लेते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास आती है सुबह 5 बजे, शाम 5 बजे डेली जीके क्यूज आती है। सोमवार को आएगी रात 9 बजे एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल की प्रैक्टिस सेट। मंगलवार को रात 9 बजे 66वीं बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट आएगी। बुधवार को बिहार दरोगा मेंस या पीटी की प्रैक्टिस सेट। बृहस्पतिवार को रात 9 बजे रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट। शुक्रवार को बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड प्रैक्टिस सेट आएगी और शनिवार को आएगी बिहार जीके प्रैक्टिस सेट। इसके तहत बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया जाएगा। यह उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी जो बीपीएससी या बिहार एसएससी या बिहार से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं होती है उनकी तैयारी करते हैं, उनके लिए यह क्लास महत्वपूर्ण होगा। और संडे को रात 9 बजे आएगी वीकली करंट अफेयर्स की, जिसमें एक सप्ताह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 से 60 प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न। पहला सवाल, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है ऑप्शन ए 29 अगस्त को। ऑप्शन ए 29 अगस्त। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फूल पत्ती की कढ़ाई का काम मूलतः किस राज्य में किया जाता है? तो फूल पत्ती की कढ़ाई का काम मूलतः किस राज्य में किया जाता है? यह किया जाता है केरल में। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में अन्य 3 की अपेक्षा अधिक बार आता है? तो हिंद महासागर में क्या आता है आप लोग बता सकते हैं? हिंद महासागर में सबसे अधिक चक्रवात आता है, जिसे साइक्लोन कहा जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी, चक्रवात। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भक्ति आंदोलन के व्याख्याकार नहीं है? तो भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं थे, मुख्यतः यह प्रश्न है। तो ये थे शंकराचार्य। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय के राज दरबार के अष्ट दिग्गज क्या कहलाते थे? तो कृष्णदेव राय के राज दरबार के अष्ट दिग्गज क्या कहलाते थे? यह कहलाते थे 8 महान कवि। और इसी तरह का एक और था शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान यह कहलाते थे 8 महान मंत्री। ऑप्शन बी। तो अष्ट दिग्गज हो गए हैं कृष्णदेव राय, 8 महान कवि और 8 महान मंत्री, अष्ट प्रधान शिवाजी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 महान मंत्री। अगला प्रश्न, शेरशाह ने निम्न में से कौन सी एक पद्धति की शुरुआत नहीं की थी? तो शेरशाह ने किस एक पद्धति की शुरुआत नहीं की थी? तो डाक पद्धति की शुरुआत शेरशाह ने नहीं की थी। अगर शेरशाह की बात की जाए तो इसका नाम था फरीद खान। फरीद खान, इसने 2 युद्ध में हुमायूं को हराया था, एक 1939 के चौसा के युद्ध में और फिर 1940 बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में, जिसमें 1940 के युद्ध के बाद सूरवंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, डाक पद्धति। अगला सवाल, शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी थे? तो मराठा के
कौन उत्तराधिकारी हुए थे शिवाजी के बाद? तो यह बने थे पेशवा। ऑप्शन बी पेशवा। शिवाजी के अगर अंतिम उत्तराधिकारी की बात की जाए तो उनका बेटा था, उनका पुत्र संभाजी था, परंतु 1689 में उसकी हत्या कर दी गई थी। और अंतिम अगर पेशवा की बात की जाए, अंतिम पेशवा, तो अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकेंड। ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि अंतिम पेशवा कौन थे, तो बाजीराव द्वितीय थे, क्योंकि इसके बाद पेशवा का पद अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पेशवा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। राष्ट्रध्वज के डिजाइन को किस वर्ष संविधान सभा ने अंगीकार किया था? तो राष्ट्रध्वज के डिजाइन को किया गया था जुलाई 1947। यह 22 जुलाई 1947 को ऐसा किया गया था, 22 जुलाई को। तो इसीलिए हर वर्ष 22 जुलाई को हम लोग झंडा अंगीकरण दिवस भी मनाते हैं, झंडा अंगीकरण दिवस। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जुलाई 1947। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार हमें कितने प्राप्त हैं? हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक में। और हमारा मूल अधिकार का रक्षक हमारा न्यायालय है। तो क्या कर रहा है सवाल कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन का कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। अगला प्रश्न, भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के समय। उस समय हमारे वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो उन्हीं के तहत ये योजना लाई गई थी। तो इस प्रकार प्रश्न का जवाब हो गया ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो घेंघा रोग तो सामान्य सा प्रश्न है, यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन डी होगा सवाल का जवाब। लवण और जल का उत्पादन के लिए अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने वाला धातु ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो लवण और जल का उत्पादन करने के लिए अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने वाला धातु ऑक्साइड कहलाता है ऑप्शन ए नाइट्रो ऑक्साइड। अगला सवाल, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए विमंदक क्षय का उपयोग किया जाता है, विमंदक क्षय, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, मेढक के दांत होते हैं, तो मेढक के दांत कैसे होते हैं? मेढक के दांत होते हैं होमोडोंट, ऑप्शन बी सही प्रश्न जवाब होगा होमोडोंट। होमोडोंट क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं क्योंकि छिपकली और मेढक के भी दांत होते हैं एक ही प्रकार के, इसलिए यह होमोडोंट कहलाते हैं। यदि मानव के दांत की बात की जाए तो वह थीकोडोंट कहलाते हैं, थीकोडोंट। और हेट्रोडोंट भी होते हैं मानव में, जो 4 प्रकार के दांत होते हैं काटने के लिए, कुचलने के लिए अन्न को, तो वह हेट्रोडोंट भी होते हैं मनुष्य में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी होमोडोंट। अगला सवाल, स्टार्च से क्या संबंधित है? तो स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक प्रकार का ग्लूकोज होता है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, पेप्सिन क्या है? यह सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। पेप्सिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, हार्मोन। अगला सवाल, डीएनए में होता है, तो डीएनए में क्या होता है? डीएनए में होता है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन डी। डीएनए किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। डीएनए में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड,
न्यूक्लियोटाइड नहीं, 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड होते हैं और उसके अंदर में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन क्षार का बना होता है, नाइट्रोजन बेस का बना होता है। यह 4 प्रकार के होते हैं, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट, निम्न में से किनका उपनाम लोकहितवादी था? तो लोकहितवादी कौन थे? लोकहितवादी थे गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 124। यह अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात करता है, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 124 हो गया। अगर 61 की बात की जाए तो ये 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है और अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय से संबंधित है। ये ध्यान रखना है कि कहीं भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है, सिर्फ महाभियोग का प्रयोग राष्ट्रपति के हटाने के लिए किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 124। अगला सवाल, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए सही जवाब है। और अगर पुष्पों का अध्ययन की बात की जाए, फलों का अध्ययन, फूलों के अध्ययन की बात की जाए तो ये किया जाता है एंथ्रोलॉजी। कीटों का अध्ययन किया जाता है एंट्रोमोलॉजी और घास का अध्ययन किया जाता है एगेस्ट्रोलॉजी। तो इस प्रकार इसका जवाब हो गया ऑप्शन ए, फलों का। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं, ऑप्शन डी, अंडाशय। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहते हैं, ऑप्शन ए, जीरोफाइट शुष्क और रेतीली भूमि पर उगता है। यदि हाइग्रोफाइट की बात की जाए तो यह दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को कहते हैं और हाइड्रोफाइट होते हैं जो जल में उगते हैं, जल में। ठीक है, आगे बढ़िए। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, जीरोफाइट। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात की जाए तो इन्होंने भारत सेवक समाज संघ की स्थापना 1905 में की थी। 1905 में स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन भी हुआ था। उस समय हमारे गवर्नर या वाइसराय की बात कहें तो लॉर्ड कर्जन थे। यह गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। यदि एम.जे. रानाडे की बात की जाए तो इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया था और एम.जी. रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की गठन किया और राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा किस धातु का बना हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा पीतल और तांबा का बना हुआ था। अगला सवाल, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित। यदि गोदावरी नदी पर कुछ बांधों की बात की जाए तो 2 महत्वपूर्ण बांध पूछे जाते हैं।
एक है पोचमपाद परियोजना कर्नाटक में और एक है जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। भारत में आयकर का प्रकार है, भारत में किस प्रकार की आयकर है? तो भारत में प्रत्यक्ष और आनुपातिक प्रकार की आयकर पद्धति लागू है। अगला सवाल, लीलावती नामक प्राचीन भारत का वृत्तांत किससे संबंधित है? तो लीलावती नामक प्राचीन भारत का वृत्तांत संबंधित है गणित से, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला सवाल है, इनसोम्निया किससे संबंधित है? तो इनसोम्निया यह नींद की बीमारी होती है, इसे अनिद्रा से संबंधित है, ऑप्शन बी अनिद्रा। अगला सवाल है, हमें अधिकतम पसीना कब आता है? तो पसीना अधिकतम कब आता है? जब तापमान ज़्यादा हो और आर्द्रता भी बढ़ी हुई हो वातावरण का, तो हमें पसीना अत्यधिक आएगी। तो क्या होगा? ऑप्शन बी सही जवाब। अगला सवाल, जल का क्वथनांक क्या होता है? जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? तो जल का क्वथनांक निर्भर करता है वायुमंडलीय दाब पर। यदि दाब बढ़ाते हैं तो क्वथनांक बढ़ता है, अगर दाब घटते हैं तो क्वथनांक घटता है। तो सवाल का जवाब हो गया ऑप्शन बी। तो इसी के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 3 समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।